बस आ रहे आगे आगे। नमस्कार पहला दोस्तों, पंकज गौतेला आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड से एक बड़ी न्यूज कांग्रेस की तरफ से यह आई कि कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष पद पर बदलाव कर दिया। नए अध्यक्ष के तौर पर गणेश गोदियाल जी को कमान दी गई है। पूर्व में भी अध्यक्ष रहे हैं। प्रीतम सिंह को नई भूमिका, डॉक्टर हरक सिंह रावत को नई भूमिका, करण मेहरा पूर्व अध्यक्ष थे, उनको सीडब्ल्यूसी में अटैच करने की बात या उस तरह से कुछ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनावी साल की शुरुआत में कांग्रेस में हुए इस बड़े बदलाव के मायने क्या हैं? क्या वाकई में कांग्रेस में वो जान फूंकने की जो कोशिश हर कोई कर रहा है, जब करण मेहरा थे या उससे पहले गुदियाल साहब थे, एक बार फिर से गुदियाल साहब कर पाएंगे, वो जान आ पाएगी? हरीश रावत ने जिस चतुर्भुज योजना की बात की, वो चतुर्भुज योजना की शुरुआत हो गई है। हरीश रावत ने जिस ब्राह्मण चेहरे की बात की, वो ब्राह्मण चेहरे के जरिए क्या कांग्रेस ने वो बिगुल फूंक दिया, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक मजबूत पैनल जुड़ा हुआ है, उससे आपका तारुफ कराता और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत करूं, उससे पहले गणेश गोदियाल जी क्या कह रहे हैं, हरीश रावत जी क्या कह रहे हैं, सिलसिलेवार तरीके से बीजेपी ने कैसे तंज कसा है, वो हम सुन लेते हैं, फिर चर्चा करें। आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, आदरणीय राहुल जी का, आदरणीय वेणुगोपाल जी का, आदरणीय शैलजा जी का और हमारे जो सेक्रेटरीज हैं, जो सह सचिव हैं, सह प्रभारी हैं, उन सब का मैं और स्टेट लीडरशिप का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने विश्वास फिर व्यक्त किया और सभी को जो हमारे निवर्तमान अध्यक्ष हैं उनको भी एकोमोडेट किया राष्ट्रीय स्तर पर। प्रीतम सिंह जी को भी बहुत बहुत बधाई कि वो कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन बने, हरक सिंह जी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन बने। तो सबको बधाई और एक संतुलित टीम के साथ हम लोग आगे आने वाले चुनाव में जाएंगे। हमारे पास अभी समय है कि हम प्रदेश की जनता के पास अपने निवेदन को लेकर घर घर तक पहुँचें। मेरा ये प्रयास रहेगा कि हम सब लोग मिलकर प्रदेश की आकांक्षा के अनुरूप इस तानाशाही और भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकें और यहाँ पर कानून का राज स्थापित। लोगों को भी बधाई। एक बहुत अच्छी चैलेंजिंग विपक्ष ये लोग देने का प्रयास करेंगे। इससे राज्य की लोकतांत्रिक परंपराओं को भी शक्ति मिलेगी और जन आकांक्षाओं को भी शक्ति मिलेगी। बुनियादी बात तो जन आकांक्षाओं को शक्ति देने की है और मैं पार्टी लीडरशिप को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने संगठन सृजन के मंथन से ये जो समन्वय रूपी अमृत निकला है वो उत्तराखंड कांग्रेस को दिया है, उत्तराखंड के कांग्रेसजनों को दिया है और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे कांग्रेस के सभी भाई उस अमृत मंथन के से शक्ति लेकर के और गहराई से और मजबूती से और शक्ति के साथ पार्टी को ऊपर। बधाई देता हूँ। देर से ही सही उन्होंने अपनी एक टीम बनाई है। टीम में सब पुराने लोग हैं, पहले भी अध्यक्ष रहे हैं, चुनाव के पहले ही अध्यक्ष थे। ऐसी है प्रीतम जी भी अध्यक्ष रहे, हमारे लिए कोई नया चेहरा है नहीं। हाँ, हरक सिंह जी थोड़ा कांग्रेस में इस बार आए हैं तो उसकी हलचल जरूर कांग्रेस के अंदर दिखाई देगी। तीर लगा है और जो ये तीर लगा है ये कांग्रेस के किन लोगों पे लगा, हम सब लोग उससे विज्ञ है। तो हलचल और बीजेपी तो तंजिया लहजे में कह रही है कि पहले भी देख चुके हैं, लड़ चुके हैं। अमित भाई, आपके नजर से हम जल्दी ये जानना चाहेंगे पहले शुरुआत में कि इस नई टीम में क्या खासियत और किस तरीके से आप लोग चुनावी मैदान में अब रण में जाने वाले हैं, और करण मेहरा में क्या दिक्कत थी वो भी थोड़ा आप बताइएगा। उनकी अध्यक्षता में कहाँ गड़बड़ी हुई? पंकज भाई, कहीं गड़बड़ी नहीं हुई। उनका कार्यकाल पूरा हुआ और कार्यकाल पूरा होने के बाद उनके लिए राष्ट्रीय स्तर पर सीडब्ल्यूसी में एक नई जिम्मेदारी के रूप में केंद्रीय आला कमान ने तय किया कि उनको उपयोग वहां होना है। और कार्यकाल पूरा होने के बाद क्योंकि राज्य में एक नई टीम को कोई एक व्यक्ति जब दूसरे पद पर प्रमोट होते हैं तो उस पद पर एक व्यक्ति को आना होता है। और चूंकि चुनावी वर्ष है और चुनाव में जाना है अगले एक साल के भीतर, तो ये देखा गया कि जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनमें उनका उपयोग किस रूप में किया जा सकता है ताकि पार्टी को 2027 में चुनाव में विजय दिलाई जा सके। तो उसके रूप में जिस तरीके की नियुक्तियां सामने आई है उसमें गणेश गोदियाल जी को अध्यक्ष के रूप में और किसी को प्रीतम सिंह जी को चुनाव अभियान के रूप में और हरक सिंह जी को चुनाव प्रबंधन समिति के रूप में जिम्मेदारी मिली है।
और जी उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो क्षमताएं हैं, उनका जो लाभ है वो कार्यकर्ताओं को मिलेगा। उनके मार्गदर्शन में मिलकर के पूरी पार्टी एकजुट होकर के चुनाव की तैयारी में जुटेगी। जी ठीक। एकजुटता की बात हो गई है। मतलब जोशी जी बीजेपी तंज कस रही है और मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी को 2022 का चुनाव भी याद आने लगा होगा। जैसे चुनाव से पहले किस तरह की खबरें थी हम सब जानते हैं, लेकिन नतीजा कुछ और आया, वो बात अलग है। और तब भी मेरे हिसाब से अध्यक्ष गुरियाल साहब थे। निश्चित रूप से देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं अमरीन भाई के उसमें थोड़ा संशोधन कर दूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। पहले 3 साल का होता था और जब रायपुर की अधिवेशन जब हुआ तो उसमें 5 साल का कार्यकाल कर दिया गया और बिना कार्यकाल पूरा किए ही हटने वाले ये दूसरे अध्यक्ष हैं और बिना कमेटी बनाए केवल एआईसीसी से अप्रूव्ड केवल एक पदाधिकारी उनके साथ था, वो केवल मैं था। बाकी कोई पदाधिकारी एआईसीसी से अप्रूव्ड नहीं थे। और ठीक है, कांग्रेस का अपना निर्णय है, हालांकि बदले जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कभी भी बदल सकती है पार्टी। मैं इसमें हमारा कोई सवाल नहीं है, लेकिन ये है कि कोई नया चेहरा कांग्रेस के पास नहीं है, जो हम बार बार कह रहे थे। नए नौजवान साथियों को या किसी नए जैसे अमरेन भाई जैसे लोगों को, किसी को नए चेहरे को लाते तो ठीक था। ये तो ऐसा ही हो गया कि पुरानी बोतल का केवल एक ढक्कन बदलने का काम किया है, उसका रैपर बदल दिया है, बाकी सारे लोग वही हैं। देखिए, प्रीतम सिंह जी 4.5 साल अध्यक्ष रहे और 7-8 महीने नेता प्रतिपक्ष रहे 2022 के समय में। गुदियाल जी 7-8 महीने अध्यक्ष रहे, कम समय उनको मिला था, लेकिन वो आपसी इनके झगड़े ही सुलझाने में रह गए। मैं तो महामंत्री संगठन था, मैं जानता हूँ कि सुबह कुछ कहते थे, शाम को हम कितने परेशान रहते थे हम ही जानते हैं। कितनों को मनाने जाते थे, किसको लेना है नहीं लेना में ही कितना मतभेद होता था। जब हरक सिंह जी को लाना चाहते थे गुदियाल जी, और हरीश रावत जी ने 1 हफ्ता लगभग उनको लटका दिया था। हाईकमान का निर्णय होने के बाद हरीश रावत जी वो बाउंड चले गए थे कि भाई बिना मेरी मर्जी के कैसे लाओगे। तो ये चीजें थी, लेकिन आज नए हिसाब से नए तो हमारे हिसाब से तो नए नहीं है। गोदियाल जी भी ट्रस्टेड है, प्रीतम सिंह जी भी ट्रस्टेड हैं। हरक सिंह जी पहले भी नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं कांग्रेस में, 7 से 12 के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष थे, फिर मंत्री थे, फिर बीजेपी में चले गए, फिर कांग्रेस में आ गए। ठीक है, उनका भी, लेकिन चुनाव प्रबंधन नाम की संविधान में कोई कमेटी नहीं है कांग्रेस की। ठीक है, ठीक है। उनको रविंद्र सिंह आनंद जुड़े हुए हैं। मैं आज देख रहा हूँ कि उन्होंने लिखा पूर्व राज्य मंत्री यानी कांग्रेस के दौर को याद कर रहे हैं, शायद पुरानी बातें उनको याद आ गई हूँ। रविंद्र, क्या कैसे आप देख रहे हैं भाई इसको, इस फेरबदल को कैसे देख रहे हैं, अपने आप को कैसे देख रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बताइएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो भी जोशी जी ने कहा ना, देखिए जोशी जी को आज भी जोशी जी के दिल में कांग्रेस बसती है, ये हमने देख लिया। हमने इस बात को देखा कि जोशी जी के मन में आज भी कांग्रेस है। कांग्रेस की पूरी रीति नीति की उन्होंने बात की, पूरी बात उन्होंने समझाई और ऐसा भी लगा कि जैसे वो कांग्रेस के बारे में आज भी चिंतित है, पहली बात। दूसरी बात जो जोशी जी ने कही कि बोतल वही है, ढक्कन बदला है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने तो उस व्यक्ति को रिपीट कर दिया जिसको पहले आपने राज्य मंत्री बनाया, सॉरी राज्यसभा से सांसद भेजा, और फिर राज्यसभा सांसद भेजने के बाद भी आपके इतने सारे विधायक होने के बाद, इतने सारे मंत्री होने के बाद आपके पास एक भी ऐसा चेहरा नहीं था जो प्रदेश अध्यक्ष की कमान को संभाल सकता। तो क्या ये प्रश्न जो आपने कांग्रेस से किया है, ये आप पर खुद सवालिया निशान नहीं है कि आपने जो बात कही कि बोतल वही है, ढक्कन बदला है? तो मैं भी ये कह सकता हूं कि आपने किस वजह से महेंद्र भट्ट जी को रिपीट किया, जरा इस पर भी थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि आपने कहा कि संविधान की आपने बात की, कांग्रेस के संविधान की बात की, तो भारतीय जनता पार्टी के संविधान पर भी आप आवश्यक रूप से प्रकाश डालिए कि क्या ये आवश्यक था कि पुराने वाले को ही आप दोबारा से लाए
और आपने कोई भी ऐसा आपको नेता काबिल नहीं लगा कि जिसे आप प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकते। खैर, मैं ये बात तो इसलिए कही मैंने क्योंकि जोशी जी ने इस पर टिप्पणी की थी। ओवरऑल जो मैं देखता हूं वो मैं देखता हूं कि इस तिगड़ी से, रुतेला जी, ये जो तिगड़ी आई है ना, इस तिगड़ी से मुझे ऐसा लगता है भाजपा की नींद हराम हो गई है और रात ही रात में भाजपा आधी रह गई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि मैं भी पिछले 20 वर्ष से तो राजनीति कर रहा हूँ। जोशी जी मुझसे भी वरिष्ठ हैं, वो अच्छे से ज्यादा जानते होंगे, लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की रात की नींद हराम हो चुकी है और कहीं ना कहीं अब उसे डर सता रहा है कि जो तिगड़ी दी है कांग्रेस ने, ये तिगड़ी का तोड़ कैसे होगा। क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि भाई तीनों के बारे में आपने बताया, हरक सिंह जी के बारे में भी बताया, आपने प्रीतम सिंह जी के बारे में भी बताया और गोदयाल जी के बारे में बताया। जो ब्राह्मण वाली बात रुतेला जी आपने कही, वो भी उससे भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ निश्चित तौर पर। होता भी है राजनीतिक दलों में कि भाई भारतीय जनता पार्टी से भटजी हैं तो इधर से गोदयाल जी हो जाएं, ऐसा चलता है। लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा टेंशन में है, जो मैं देख पाता हूँ। रुतेला जी, जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से कीजिएगा, फिर गजेंद्र भाई के पास में जा रहा हूँ। एक बढ़िया वो टॉक चाहिए उनसे भी ना, इस बार में क्या देखते हैं। मैंने अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। बोलिए। आनंद 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 भाई के कुछ बोल बदले बदले से लग रहे हैं। वो तो मेरे को भी लगा था, चलिए बोलिए आप। जहां तक सवाल मेरा है, आनंद भाई, आप जानते हैं मैं जहां रहता हूं, हालांकि मैंने जीवन में पहली बार किन परिस्थितियों में पार्टी बदली मैं जानता हूं, एक बात। दूसरा ये है कि मैं जहां रहता हूं बहुत दमखम से रहता हूं, मैं बहुत ज्यादा परवाह नहीं करता किसी भी चीज की, और जो बोलना होता है वो बिल्कुल खुले मन से बोलता हूं, क्योंकि तथ्यों पर बोलता हूं, कभी किसी के बारे में गलत बोलता भी नहीं, व्यक्तिगत टिप्पणी किसी पर करता नहीं हूं, क्योंकि राजनीति में शिष्टाचार बहुत जरूरी है और कभी भी किसी के बारे में बोलने से पहले जानकारी रखनी चाहिए। मैंने ये 3 नेताओं के बारे में इसलिए जानकारी दी, कांग्रेस के संविधान को 18 साल की उम्र में पढ़ लिया था, और 18 साल की उम्र में ठीक है, नहीं होगा हमारे भाग्य में कुछ बनना, हम धक्के खाएंगे या कुछ भी करेंगे, लेकिन हमको बहुत से लोगों से ज्यादा जानकारी, आज जो लोग बने हैं, शायद मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, शायद इतनी जानकारी उनको नहीं होगी जितनी हमारे पास होगी। मैं कोई बड़ा बोल नहीं बोल रहा, मैं इन चीजों के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि आपने ठीक है बनाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं, मत बनाओ। और ये भाजपा में नहीं है, आप भी भाजपा में रहे हैं, भाजपा में ऐसा नहीं है। भाजपा में एक बार जो बन गया उसे दोबारा चांस अपने हिसाब से ही देती है पार्टी। कभी ये नहीं कि एक आदमी को आप 6 साल बाद फिर ले आओ, 10 साल बाद फिर ले आओ, या पार्टी असमंजस में नहीं रहती है। कांग्रेस इस समय भाजपा कोई घबराहट नहीं, एक लाइन बोलूंगा रुतेला जी, बस एक लाइन, जल्दी से बोलो, एक सेकंड उनकी बात होना जरूरी है, अभी देखिएगा। बात पूरी होने दीजिएगा जरा। मैं कोई व्यक्तिगत आप पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ आनंद भाई, मैं जानकारी के लिए नहीं, मैं आप पे प्रतिकार नहीं कर रहा हूँ। नहीं, मैं इसलिए कह रहा तो दोनों एक दूसरे पे रेतबाजी कर नहीं रहे, तो गजेंद्र भाई को बोलने दीजिए। पार्टी में इतनी घबराहट है कांग्रेस के अंदर कि आप उन्हीं नेताओं को रिपीट कर रहे हो जो आपके रिजेक्टेड लोग हैं। प्रीतम सिंह जी के अगल बगल की कंस्टिट्यूंसी देख लीजिए, 2000 से नहीं जीत पाए हो, गजेंद्र भाई को मालूम होगा, गजेंद्र भाई को मालूम होगा। आपने कहा कि महेंद्र भट्ट जी हार गए, कांग्रेस से पूछो ना, गोदयाल जी तो 2 बार चुनाव हार गए, महेंद्र भट्ट जी तो 1 बार हारे थे। मैंने हारने की बात नहीं कही, नहीं यही कहा आपने, यही मैंने कहा आपने राज्यसभा सांसद भेजा, राहुल को चर्चा में शामिल करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो समीकरण कांग्रेस लेकर चल रही है या प्लान कांग्रेस ने बनाया है, बीजेपी के लिए कितना सरदर्द है या फिर कांग्रेस के लिए ही सरदर्द होने वाला है। ये बड़ा सरदर्द, ये बड़ा, मैं बता रहा हूँ आपको, बड़ा सरदर्द। अभी आप तिलक राज बेहड़ जी की जरा वीडियो निकाल के देख लीजिए। मैं ट्वीट कर दूं भाई? हाँ बोलिए और होगा, मैं घर चला जाऊं? ना बोलिए, आप बोलिए ना। अरे भाई ऐसा है, अगर आप ही सब लोगों को करना है तो हमारा क्यों टाइम खराब करते हैं बैठा के? भाई बोलिए, मैंने सवाल आप ही किया है। तो सवाल जो विषय ये है, अभी जोशी जी कह रहे हैं कि भाई जो लोग रिजेक्ट कर दिए गए उनको अवसर दिया गया, तो खटीमा की जनता ने किसको रिजेक्ट किया? आप बताइए। बद्रीनाथ की जनता ने किसको रिजेक्ट किया?
और उनको आप एक को मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, उन्हीं को सांसद बना दिया, उनको दोबारा से जो मुख्यमंत्री बना दिया, उनको दोबारा से प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो जोशी साहब, होता क्या लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, आप इसको स्वीकार कीजिए। अब सवाल जिस चर्चा को हम यहाँ पर करने जा रहे थे कि भाई ये जो लोग बनाए गए हैं, गणेश गोदियाल अध्यक्ष, हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, इसके क्या मायने हैं? इसका बहुत सिंपल मायना है। अभी कुछ देर पहले एक और टीवी में बैठा था, ये दो चेहरे ऐसे हैं, गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत, जिनको जो ये भारतीय जनता पार्टी की ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन तीनों एजेंसियों ने पिछले 3-4 साल के भीतर इनको जिस प्रकार की थ्रेट हुई, जिस प्रकार के मुकदमे हुए, जो तमाम चीजें आपके सामने, आपको ध्यान होगा कि जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो गणेश गोदियाल के घर पर जो है इनकम टैक्स वाले बैठे हुए थे, और फिर बाद में पता चला उनसे ये प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप जो है ना कांग्रेस का सिंबल वापस कीजिए। फिर उसके बाद वही हरक सिंह के साथ चल रहा था कि भाई आप जो है आप वहां पार्टी छोड़ के चले गए तो वापस आइए। फिर हरक सिंह को सीबीआई ने क्लीन चिट दी। फिर हरक सिंह ने ईडी को चुनौती दे रखी है कि ईडी का इलाज मैं जो है कोर्ट में करूंगा, सारे जो है आरोप झूठे हैं, सारे मुकदमे झूठे हैं। अब सवाल फिर जब गोदियाल का था कि गोदियाल को अध्यक्ष बनाने को लेकर उतना एग्रेशन कांग्रेस के भीतर था या नहीं था, इससे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के पास था। भारतीय जनता पार्टी के लोग मतलब बहुत लंबे समय से इस बात को लेकर पता जरा प्रयास कर रहे थे कि गणेश गोदियाल को जो है भाजपा में शामिल किया जाए, क्योंकि अभी भी कोई स्पष्ट बात नहीं है। जिस प्रकार से ये कहते हैं ना कि अनिर्णय की स्थिति है, पिछले 4 साल से आप देख रहे हैं कि मंत्रिमंडल के 5 पद आपसे नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली से आपको हरी झंडी नहीं मिल रही है। ये बहुत अनिर्णय वाली स्थिति है। इस बात की गारंटी आज मथुरा जोशी भी नहीं दे सकते हैं, महेंद्र भट्ट नहीं दे सकते, कोई नहीं दे सकते हैं कि 2027 का जब चुनाव होगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, उस समय तक सीएम कौन होगा, नहीं होगा, कौन अध्यक्ष होगा, बदला जाएगा, ये सब तो कई बार प्रयोग कर चुके हैं। तो गणेश गोदियाल और हरक सिंह रावत, इन दो नेताओं ने ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इन तीनों से न डरकर जिस प्रकार की फाइट की है, मुझे लगता है कि यही वो सवाल थे कि जिनके कारण इनको ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। और जो प्रीतम सिंह है, प्रीतम सिंह को शायद इसलिए भी उस विषय में जोड़ा गया, जो तिगड़ी बनाई गई है कि इस पूरे ये जो पंचायत चुनाव, इस पंचायत चुनाव में देहरादून के भीतर एकमात्र वही जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की सीट थी जहां भारतीय जनता पार्टी का पैसा, धन बल, बाहुबल, कोई भी बल काम नहीं कर पाया। तो निश्चित रूप से जो कांग्रेस हाईकमान होगा या जो इनके चिंतन करने वाले लोग हैं, जो कांग्रेस का मैनेजमेंट देखते होंगे, उन लोगों को लगा होगा कि प्रीतम सिंह कुछ हद तक जो है देहरादून जिले की जो 10 सीटें हैं वहां काम कर सकते हैं। हरक सिंह रावत लंबे समय से पॉलिटिक्स में विभिन्न दलों में रहे, लेकिन वो 91 में एमएलए हो गए थे, उनके पास बहुत बड़ा अनुभव चुनाव का है, लीडर अपोजिशन होने का है। गणेश गोदियाल के पास अनुभव है। गोदियाल के साथ प्लस ये गया कि गोदियाल एकमात्र आदमी मैंने इन 4 सालों में देखे, मैंने क्या पूरे देश में देखे होंगे, कि जिन गोदियाल की कोई ऐसी फोटो मुख्यमंत्री धामी के साथ नहीं आई कि वो कहीं पर जो है जी हुजूरी करते हुए या कुछ मांगते हुए उनसे नजर आ रहे हो या बारंबार उनसे मिल रहे। अदरवाइज कांग्रेस के सब लोगों के आते थे। तो ये शायद कांग्रेस हाईकमान को भरोसा लगा होगा कि अगर गोदियाल को जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है तो निश्चित रूप से ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है, जो बाहुबल है, जो पैसा इनके पास है, जिस प्रकार की जांच एजेंसी है, जो तमाम चीजें जो प्रभावित करती हैं, तो मुझे लगता है कि उस मेरिट पर इसीलिए उन्होंने गणेश गोदियाल के विधानसभा चुनाव, लोकसभा हारने के बावजूद, वो एक मात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो अभी भी मतलब हर दिन आपको सुबह से शाम तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम लेकर उनको गरियाते हैं, उनके कामों को लेकर सवाल खड़े करते हैं। तो निश्चित रूप से वो जो कुपत होनी चाहिए, हमें भी आपदा के दौरान देख रहे थे कि वो व्यक्ति जो है देहरादून में टीवी चैनल वाले कह रहे कि भाई आपको डिबेट में बुलाया गया, वो कह रहे मैं तो 4 दिन और नहीं आ सकता हूँ क्योंकि मैं आपदाग्रस्त क्षेत्र में हूँ। तो शायद इस प्रकार की जो उनके अंदर जो कांग्रेस को लगा होगा कि ये फाइट कर सकते हैं, तो इसलिए ये जो है तिगड़ी बनाई गई होगी। और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो जोशी जी थोड़ा सा परेशान जरूर हो रहे होंगे इस प्रकार के सवाल सुन के, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो बात है उसको स्वीकार किया जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक, अमित भाई एक चीज है, तिगड़ी हो गई। मैं तो हरीश रावत की इस बात को याद कर रहा हूँ जब तुमने चतुर्भुज कहा था। चतुर्भुज में तो करण मेहरा को भी रखा गया, लेकिन अभी रविंद्र भाई ने कहा
तिगड़ी, गजेंद्र भाई ने कहा तिगड़ी, मैंने सवाल किया कि करण मेहरा और करण मेहरा को लेकर आपने कहा कार्यकाल पूरा हो गया, जोशी जी ने कहा नहीं ऐसा तो है नहीं। लेकिन इन सबके बीच एक और चीज देखने को मिली, करण मेहरा का एक बयान भी आया, वो आपको दिखा नहीं पा रहा, उन्होंने तमाम चीजें कही हैं। इसके बाद उन्होंने कहा मेरी टीम को लेकर, मेरे साथ काम करने को लेकर बहुत सारी चीजें मेरे आड़े आई, मुझे ऐसा नहीं करने दिया गया या नहीं हुआ है, उन्होंने बहुत सारी चीजें कही हैं। अब ये उनके पद से जाने के बाद का रिएक्शन है या पता नहीं क्या है, वाकई में पार्टी में चल रहा है। दूसरी बात ये कि ब्राह्मण चेहरे के लिए बात आई, हरीश रावत आज भी कह रहे हैं कि मेरे मुंह से सच निकला है। गणेश गोदियाल जी से सवाल किया गया, उन्होंने बोला नहीं, मानवता सबसे बड़ी चीज है, इसमें जाति धर्म का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि अभी रार यहाँ पर बदलाव, रार क्या कहेंगे आप? और देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने पहले ही कहा है कि करण महाराज जी प्रमोट होकर के केंद्र की जो CWC की टीम है उसमें गए हैं, तो जी। उनकी आवश्यकता उस रूप में ज्यादा महसूस हुई होगी, इसलिए वहां गए हैं। जहां तक आपने सवाल किया कि हरीश रावत जी ने ब्राह्मण चेहरे को लेकर के बात की, तो आप देखेंगे कि इसमें सिर्फ गणेश गोदियाल जी को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी गई है, बल्कि हरक सिंह रावत जी और प्रीतम सिंह जी को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसलिए इसको किसी जाति विशेष के रूप में देखना मुझे नहीं लगता है कि ये औचित्यपूर्ण होगा। नेताओं की क्षमताओं के आधार पर जिसका विश्लेषण गजेंद्र भाई ने भी किया कि उनका अलग अलग ताकतें हैं। गणेश गोदियाल जी की अलग ताकत है, हरक सिंह रावत जी की अलग ताकत है, और प्रीतम सिंह जी एक भाजपा के लिए एक अभेद किला है जिसको भाजपा कभी भेद नहीं पाई, तो उसका भी ध्यान रखा गया होगा और पार्टी ने अपने हिसाब से इस तरीके के निर्णय लिए होंगे। और मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये कांग्रेस के इस फैसले के बाद बैक फुट पर है। उनको लग रहा है कि इस तरीके का जो ये चयन हुआ है उसके बाद कांग्रेस एक और अधिक मजबूत स्थिति में अब इनसे लड़ने की स्थिति में है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के उनकी बौखलाहट भी सामने आ रही है। जिस तरीके से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट जी, और उनका जो बयान था, और फिर उस बयान को अभी आपकी डिबेट के भीतर मतलब जोशी जी ने भी कहा कि टेस्टेड चेहरे हैं, तो इन बयानों को आप बौखलाहट के रूप में भी आप देख सकते हैं कि गणेश गोदियाल जी के लेकर के, गणेश गोदियाल जी एक ऐसा चेहरा है, हरक सिंह रावत जी एक ऐसा चेहरा है वर्तमान परिदृश्य में, न केवल कांग्रेस के भीतर बल्कि उत्तराखंड की आम जनता के भीतर भी उनको लेकर के एक भावना है, एक करंट है। आम जनता को भी ऐसा लगता है कि वो भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ लड़ते हुए चेहरों को आगे देखना चाहते थे। और गणेश गोदियाल जी और हरक सिंह रावत जी, प्रीतम सिंह जी का जो ये चयन है ये उसी का नतीजा है। आपने एक बात और पूछी कि हरीश रावत जी जिस चतुष्कोणीय नेतृत्व की बात कर रहे थे, तो उसमें चारों लोग आए हैं, 3 तो ये स्टेट के लिए आए हैं, एक CWC में आए हैं, और जाहिर सी बात है कि इन सब के ऊपर हरीश रावत जी हैं, यशपाल आर्य जी हैं, भुवन कापड़ी जी हैं, जो अलग अलग पदों पर हैं। तो एक कांग्रेस की जो ये पूरी लीडरशिप है, एक सामूहिक नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मतलब उत्तराखंड की जनता को भाजपा से निजात दिलाने के लिए मिलकर के लड़ेंगे, और फिर हम जैसे कार्यकर्ता भी उनके पीछे पीछे लग तो गजेंद्र भाई के मन में सवाल आ रहा है, कई बार वो करते हैं कि बीजेपी भी मान गई थी 22 में कि इस बार तो हमारी लुटिया डूब गई है, लेकिन नतीजा आते आते टेप पलट गया, उसमें भी यही चीज है। जोशी जी, क्या वाकई में जब हम टीम की टक्कर देखते हैं ना, कहते हैं ना कि ये टीम बहुत वीक है या ये टीम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मुझे ऐसा लगता है कि जब ये 3-4 चेहरे सामने आ गए हैं तो अब थोड़ा सा लड़ाई उतनी आसान रही नहीं बीजेपी के लिए, चाहे वो जातिगत आंकड़ों के जरिए आप समीकरण बैठाएं तब भी नहीं, और या फिर आप अनुभव के हिसाब से देखें, रणनीतिक तौर पर इन लोगों को देखें तब भी ये काफी मजबूत दिखाई देते हैं चेहरे। पंकज जी, मैं व्यक्तिगत रूप से किसी पे कुछ नहीं कहता हूँ, कभी नहीं कहना चाहूंगा, मैं कहता भी नहीं हूँ, लेकिन जो मेरा राजनीतिक अनुभव है, जो मैंने देखा है, मैंने इन सब के साथ काम किया है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिनके साथ मैंने काम नहीं किया हो। मुझे नहीं लगता है कोई किसी को घबराहट नहीं, भाजपा में कतई घबराहट नहीं, भाजपा बहुत कंफर्टेबल है, और हम तो चाहते हैं कांग्रेस जी
अब चाहेंगे तो बाद में। रविंद्र भाई, आप मुझे एक बात जी। बताइएगा, मतलब अचानक से आपके मूड में जो अब चेंजिंग वाली बात आ रही है, चेहरे पे एक अलग रौनक है, आपने नीचे डेजिग्नेशन में भी वो वाली चीजें अलग से मेंशन की है, थोड़ा इसका क्या कारण है? आप युवा चेहरे हैं, आप जनता की पसंद भी युवाओं के बीच में काफी प्रचलित भी हैं, लोग पसंद भी करते हैं, युवा पसंद करता है, लेकिन आज कुछ बदलाव क्यों हो गया? बदलाव तो कांग्रेस में हुआ बल। देखिए रुतेला जी, मैं जिस दल में था या जिस दल के लिए काम कर रहा था, अमिंदर भाई भी वहीं थे मेरे साथ, लेकिन जब कभी ऐसा हो जाए कि वो दल ये कहे या ये चाहे कि कुछ अब करना ही नहीं है, देखिए हमें उत्तराखंड के लिए काम करना है। आप जानते हो कि जब 26 विधायकों ने पत्र लिख करके ये कहा कि हमें गैरसैंण जाने में ठंड लगती है, तो रविंद्र आनंद ने शर्ट उतार के शर्टलेस होके विधानसभा के गेट पर हंगामा किया, गिरफ्तार हुआ और रात तक पुलिस की गिरफ्त में रहा। मेरा ये मानना है कि हम सब, गजेंद्र भाई, मैं, अमेंद्र भाई और आप, हमें उत्तराखंड के लिए काम करना है, हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, हमें पहाड़ का जो सिस्टम था, जो अब धूमिल होता जा रहा है, जो लोगों का पलायन हो करके, मैं तो उल्टा कहूंगा कि पलायन उन लोगों ने किया जो उत्तराखंड में आ गए, जो दिल्ली से आए, हरियाणा से आए, यूपी से आए, बिहार से आए या कहीं से भी आए। उन्होंने जो हमारा वातावरण दूषित किया है, उसको हमने स्वच्छ करना है। उसके लिए मुझे काम करना है और काम करने के लिए मुझे किसी डेजिग्नेशन की जरूरत नहीं है, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मैं अपना काम कर रहा हूं। और जहां तक कांग्रेस का सवाल है, तो देखिए कांग्रेस ने ये जो, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस ने ये जो तिगड़ी लगाई है, ये निश्चित तौर पर 100% बीजेपी के गले में फंसने वाली है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि मैं आपको अभी बता दूं, बीजेपी में तोड़फोड़ होगी। तमाम नेता जो निर्दलीय लड़ते हैं, तमाम नेता जो इस आशय से बैठे थे कि कांग्रेस में कुछ बदलाव हो, वहां चले, वो बयार चलने वाली है। और मैं आपको बता रहा हूं, जोशी जी अभी लाइन पर नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, इन्हें कहिए अपने नेताओं को संभालें। वहां पर जो मैनेजमेंट, पूरे उत्तराखंड में जो मैनेजमेंट के लिए नेता जाना जाता है, वो हरक सिंह है। और हरक सिंह किसी को भी कहीं से भी खींच सकता है, ये आप भी जानते हैं और हम सब लोग जानते हैं। तो बीजेपी को टेंशन ये है कि जैसे अभी जोशी जी ने कहा ना कि हरक सिंह एक चेहरा जरूर ऐसा है, तो वो इनको पता है कि वो ही सारथी था तब भी जब सरकार गिरी 2016 में, तब भी वही सारथी था और अब भी वही सारथी हो सकता है वापस लाने में। हरीश रावत ने भी इस बात को कहा है कि जिस दिन हरक सिंह रावत कांग्रेस की सरकार लाने में सारथी बनेंगे, तो वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। मुझे लगता है कि एक मजबूत विपक्ष का होना अनिवार्य है। हमारा जो कार्य है, जो गजेंद्र भाई का कार्य है, वो हम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर हर व्यक्ति का ये, हर उत्तराखंडी का ये फर्ज है कि वो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करे। आज महिला की अगर हम बात करें, तो आप देखते होंगे कि महिलाओं के अपराध में सबसे ज्यादा बीजेपी आ गया है। युवा सड़कों पर है, कर्मचारी सड़कों पर है। इसी प्रकार से हम देखते हैं सब तरह से लोग परेशान है। लेकिन जब ऑप्शन नहीं मिलता और जब से ये समझ नहीं आता कि सरकार किसकी बनाए, तब वो बीजेपी के साथ चली जाती है। लेकिन अब 2027 में मुझे बीजेपी का गड़बड़ होता दिखाई दे रहा है। रुतेला जी, ठीक। गजेंद्र भाई, मैंने कॉम्बिनेशन की बात की, टीम अच्छी होती है, ऑलराउंडर, गेंदबाज, बैट्समैन, एक अच्छा विकेट कीपर, ये सब लेकर जब टीम चलती है तो विश्व विजेता भी बनती है। अभी हमारी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में महिलाओं ने करके दिखाया। और ऐसा ही मैं अगर कांग्रेस और बीजेपी को आज तुलनात्मक स्थिति में आपके चश्मे से जानना चाहूं, जब चुनाव के मुहाने पर प्रदेश खड़ा होना है, क्योंकि अगला एक साल चुनावी है और यहीं से शुरुआत हो गई समझ लीजिए, तो क्या लगता है कहां पर कौन फिट है, किस तरीके से कौन अनफिट है, क्या है माहौल? अभी तक जो स्थितियां रही करण मारा की वहां प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, करीबन 1-1.5 दर्जन तो ऐसे लोग थे जो लोग 2022 में चुनाव लड़े और वो एक एक करके जो है भाजपा में चले जाते रहे। और करण मारा का बयान आता था कि जिसे कल जाना वहां चले जाए। एक बहुत अपरिपक्व बयान था। उस बयान के कारण करण मारा को खैर कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी पार्टी को बहुत नुकसान हुआ है। एक ऐसा वर्ग वहां पर अभी भी है और बहुत बड़ी संख्या में वैसी नंबर्स हैं जो लोग इस बात को कहते थे कि जिस दिन करण मारा प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाएंगे तो वो कम बैक करेंगे। तो इस बात की संभावना अभी ये दिखाई देगी कि वो जो प्रीतम सिंह अपने टिहरी लोकसभा के कितने लोगों को वापस ला सकते हैं, आरक सिंह उस दिशा में उनके अंदर कितनी कुवत है,
गणेश गोदियाल क्या कर पाते हैं, वो हरीश रावत का आशीर्वाद किस अंदाज में लोगों के साथ होता है, यशपाल आर्यर भुवन कापड़ी वाला जो कुमाऊं वाला सेक्टर, जो तराई वाला जो सेक्टर है, वो कितना प्रभावी होगा, और ये सब बातें आने वाले समय में देखने को। लेकिन ये लोग तब तक जो है मजबूत नहीं हो पाएंगे, जो चूंकि इन लोगों ने ऐसे लोग भी खोए हैं जो दूसरी पार्टी मतलब बीजेपी में चले गए, जो बहुत लंबा अनुभव जिनके पास इस पार्टी में था, 4 बार 5 बार जिनको टिकट दिया आपने, वो दूसरी पार्टी में चले गए। क्यों चले गए? कि भाई करण मारा उनको जो है रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए चले गए। तो वो एक तो उन पे इनका शायद फोकस रहेगा कि इन लोगों की वापसी हो। दूसरा अभी आपने जैसे मथुरा जोशी जी कह रहे थे कि भाई मैंने तो सब के साथ काम किया है, सारे जो अध्यक्ष हैं उनके साथ काम किया है, मेरे पास सारी उनकी जानकारियां हैं, तमाम बातें। ये वो बीमारी है कांग्रेस में। कुछ लोग ऐसे हैं वो जो इसी प्रकार चिपक के रह गए, और इन्होंने उन नेताओं को, जो लोग प्रदेश अध्यक्ष बने, लीडर अपोजिशन बने, मुख्यमंत्री बने, जो भी बने, वो उनकी किचन कैबिनेट के अंदर जाके इस प्रकार घुस गए कि उन्होंने उससे बाहर उनको जाने नहीं दिया, और इसी का नुकसान उनका होगा। अदरवाइज 60-70 साल आप ऐसे शासन नहीं कर सकते देश में। लेकिन जब इस प्रकार के एलिमेंट्स वहां आए होंगे, इस प्रकार के लोगों ने जो सिस्टम को ग्रैब कर लिया होगा, तो निश्चित रूप से जो एक पार्टी के अध्यक्ष को काम करना वो नहीं कर पाया। मतलब आप देखो, करण मारा का कार्यकाल खत्म हो गया, इसके लिए अभी जोशी जी कह रहे हैं कि 5 साल होता है कार्यकाल, वो कार्यकाल अभी 3-3.5 साल का, जो 3 साल का था, खत्म हो गया, और उनकी कार्यकारिणी नहीं बनी। गणेश गोदियाल के सामने पहली चुनौती वही होगी कि उनकी जो कार्यकारिणी में महामंत्री कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, वो जो पुरानी दीमकें वहां चिपकी हुई हैं, जो इस प्रकार के लोग हैं जो सुबह से शाम तक आपको टीवी चैनल अखबार में छपते हुए दिखाई देंगे, लेकिन धरातल पर लोग शून्य होते हैं। जब तक ऐसे लोगों को गणेश गोदियाल चिन्हीकरण नहीं कर लेंगे, जब तक वो प्रीतम सिंह से लेके और हरीश रावत और गणेश गोदियाल और ये सारे लोगों के बीच में सामंजस्य नहीं दिखाई देगा, तब तक आप भारतीय जनता पार्टी जैसी इतनी बड़ी ताकतवर पार्टी, जिनके पास आज धन बल है, बाहुबल है, सब कुछ, सारी इतनी बड़ी बड़ी एजेंसी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, तो आपको रोज ही देख रहे हैं जो काम कर रहे हैं। अगर आपको इनसे फाइट करनी है तो निश्चित रूप से बिना यूनाइट हुए हो नहीं सकता काम। और अगर यूनाइट हो गए तो निश्चित रूप से आपने देखा होंगे कि बहुत बड़े बड़े जो मठाधीश थे, उनको, लोगों को हमने पूरे देश में और दुनिया में शासन से जो है बेदखल होते हुए देखा है। तो अगर ये लोग यूनाइट होकर लड़े तो निश्चित रूप से जो है कुछ चेंज आ सकता है। लेकिन अगर वो पुरानी गलतियों से सबक नहीं लेंगे और उसी ट्रैक पर गणेश गोदियाल भी चल पड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी रेल को जो है डिरेल होने में टाइम नहीं लगेगा। जी, वैसे सवाल आप ही से था, लेकिन मैं रविंद्र भाई से सवाल का जवाब लूंगा, छोटे अंदाज में दीजिएगा, फिर गजेंद्र भाई से भी लूंगा। क्या यहाँ पर 2022 के चुनाव को याद किया जा सकता है? क्योंकि जो 22 का सिनेरियो था, जो कांग्रेस के हालात जो अच्छे बनते बनते रह गए, वहां पर जो चीजें, जो अड़चने आई, उसको याद किया जा सकता है बीजेपी के चश्मे से भी? क्योंकि आपने कहा बीजेपी को चिंता, बीजेपी में खलबली, इस टीम को देखकर, कांग्रेस की रणनीति को लेकर, बस मैं गिने चुने चेहरों की बात हो रही है ना रविंद्र भाई, गजेंद्र भाई, वो तो बीजेपी में भी वैसी है। हमने मंत्रिमंडल में देखा कि 10 साल हो गए, वही मंत्री, वही संतरी, वही सब चीजें, 5 पद खाली, बस कोई नया चेहरा नहीं। कांग्रेस की बात करूँ तो 4-5 चेहरों के इर्द गिर्द कांग्रेस पार्टी, एक करण मेहरा को थोड़ा सा ऊपर उठाया इन्होंने, बीच में जरूर था, अध्यक्ष रखा, लेकिन उसके बाद उनकी भी छुट्टी हो गई। क्यों? देखिए, इस पर मैं 2 बातें कहूंगा और बड़े ध्यान से आप समझिएगा कि मैं आपको ले चलता हूं 2021 में। 2021 की जो अखबारें हैं, अगर आप उठाएंगे, सोशल मीडिया अगर आप उठाएंगे, तो आपको 2 चेहरे दिखाई देंगे। एक तरफ प्रीतम सिंह का, दूसरी तरफ हरीश रावत का। प्रीतम सिंह ने ये कहा, हरीश रावत ने काउंटर किया, हरीश रावत ने ये कहा, प्रीतम सिंह ने काउंटर किया। ये भूल गए कि इनकी लड़ाई बीजेपी से है। ये आपस में पूरे 1 साल लड़े हैं, आपस में बयानबाजी पूरे 1 साल हुई है। जनता जिताना चाह रही थी, लेकिन उनको लगा जब ये आपस में ही लड़ रहे हैं तो उनको क्या जिताना है। तो रुतेला जी, पहला कारण ये था। दूसरा जो आपका सवाल है, उसमें मैं एक लाइन और जोड़ देता हूं कि एक बात शायद गजेंद्र भाई भी मेरे से सहमत होंगे कि देखिए, जो दबाव दल के रूप में काम कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं, सीधा सीधा नाम लूंगा, बॉबी पवार की, मैं त्रिभुवन चौहान की बात करूंगा, मैं रविंदर आनंद की बात करूंगा, इसी तरह से मास्टर जी की बात करूंगा। तमाम चेहरे हो सकते हैं। क्या कांग्रेस को इनको स्पेस नहीं देना पड़ेगा? क्या इनकी वजह से कांग्रेस हार भी सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर कांग्रेस ने इसका मंथन नहीं किया तो मैं आपको फिर वही बता रहा हूं, फिर वही होगा जो 2022 में हुआ। आप कांग्रेस को ये समझना पड़ेगा,
नई जो फौज है, नई जो फसल है, नए जो लोग हैं, जो ऊर्जावान हैं, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। पुराने जो लोग हैं उनको अपने ईगो को साइड रखना पड़ेगा। प्रीतम सिंह जी को ये समझना पड़ेगा कि बॉबी पवार चक्राता से आता है और एक बड़ा चेहरा है, उसने धूल इनको चटाई है अपना। अगर हम लोकसभा में कहें, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उसने दिखाया है, त्रिभुवन चौहान ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। इसी प्रकार से मैं ये कहना चाहता हूं, मास्टर जी ने बहुत अच्छा ऋषिकेश में करके दिखाया है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि कांग्रेस को क्या, गजेंद्र भाई से मेरा ये सवाल है, क्योंकि गजेंद्र भाई वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या ये सवाल ठीक नहीं है गजेंद्र भाई जो मैंने कहा? दरअसल दो अलग बातें हैं। वो कांग्रेस पार्टी का डिसीजन है कि वो उन लोगों को क्यों लेंगे जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, जो सुबह शाम तक उनको बरिया रहे हैं। और आप अपने लिए अगर कांग्रेस पार्टी में टिकट चाह रहे हैं तो ये इसलिए पॉसिबल नहीं है। कांग्रेस पार्टी वाला तो टिकट था वो आपको देगा ना जब आप कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे, उससे पहले वो क्यों देंगे? सवाल ये है कि कांग्रेस अपने जो इतिहास है, क्योंकि इतना कमजोर तो कभी रही नहीं है, उसका वोट परसेंटेज भी कभी बहुत डाउन नहीं आया है। चाहे कोई भी चुनाव पिछले कुछ समय से तब जरूर देखने को मिला जब से मोदी रिजीम स्टार्ट हुआ है, तो ये बड़ी संख्या में उन्होंने धर्म के आधार पर और ये जो छोटी छोटी योजनाएं चल रही है, जो राशन की योजनाएं से लेके पेंशन वाली स्कीम और अब ये किसान वाली जो तमाम तरह की जो चल रही है, उनके कारण उन्होंने एक बड़ा वोट बैंक जो है खड़ा करने का जरूर काम किया है। लेकिन इसके बावजूद जो बहुत बड़ा तबका इस देश में है, जो आज भी अगर लोग सड़कों पर है, उन इश्यूज को लेकर कांग्रेस इन लोगों के भरोसे रखेगी तो संभव नहीं है। आज भी हम देख रहे हैं कि जो टेंट लगे हुए लोगों के, संघर्षशील लड़कों के लगे हुए, आज देख रहा हूँ दूसरे तीसरे घर वहां जाकर कांग्रेस के लोग भाषण दे रहे हैं। आपके पास अगर खुद टेंट लगाने के पैसे नहीं है या आपके पास 100 लोग कहीं इकट्ठे नहीं हो पा रहे और आप सोच रहे सत्ता बदल देंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। और जो दूसरे तीसरे चौथे जितने भी लोग हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, वो अपने संघर्षों के कारण आगे बढ़ेंगे, न कि किसी बीजेपी और कांग्रेस की कृपा के कारण। और निश्चित रूप से अगर इस ऐसे भरोसे कांग्रेस पार्टी रहेगी, क्योंकि अभी भी हमने देखा कि जब 2-2.5 दर्जन जो ऐसे लोग थे जो इनके सिंबल पर चुनाव लड़े, वो चले गए और उसके बावजूद भी किसी ने कोशिश नहीं करी कि भाई अगर एक व्यक्ति चले गया तो उसकी जगह कोई अल्टरनेट आपने खड़ा नहीं किया। अभी आप यहाँ बगल में धर्मपुर विधानसभा में चल जाइए, कांग्रेस पार्टी के करीबन 70-80 लोग वहां तैयारियों में लगे हुए। उनसे पूछ ली किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, हर आदमी कह रहा है विधायक की तैयारी कर रहे हैं। बोला भाई तुझे टिकट नहीं मिलेगा तो क्या होगा? बोला मुझे नहीं मिलेगा तो फिर कोई नहीं जीत सकता। ये प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है। इसका मतलब वो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं। और यही वो कारण है कि जिस कारण जो है बार बार लगातार 2 बार वो विधानसभा हार गए, लगातार 3 बार लोकसभा हार गए। इन हारों से सबक नहीं लेंगे तो ये तो अब जो तिगड़ी बनी है, तिगड़ी के साथ कोई और भी जुड़ जाएगा, इससे भी भला नहीं होने वाला। भाई ये इन तिगड़ी, इन चौकड़ी, इनको छोड़कर अगर मैं आपके इसमें से देखना चाहूं बीजेपी कांग्रेस में, तो है कुछ नाम, कुछ चेहरे हैं बल जो आदमी को दिखाई दे रहे हैं या दिखाई देंगे। ये कब तक लड़ेंगे? हरीश रावत जी अभी भी हाल में उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा ना। कोई आप बताइए, थोड़ा आपके चश्मे से बताइएगा जरा उन चेहरों के बारे में भी, जिन्हें युवा जाने, लोग जाने कि हाँ ये पीढ़ी है इस प्रदेश को चलाने वाली आगे। दरअसल होता क्या है कि व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है। आप बीजेपी वाले भी 70 टिकट बांटते हैं, कांग्रेस वाले भी 70 टिकट बांटते हैं। 70 के 70 नहीं आते हैं जीत के, आगे भी नहीं आएंगे जीत के, ये श्योर शॉट है। वो समाज में अगर आज की तारीख में लोग देख रहे हैं कि इस प्रदेश में नकल का इशू था, कांग्रेस के लोग घर बैठ गए। उपलब्ध कर्मचारियों को इशू था, आज खुद कर्मचारी सड़क पे आए तब जाके पार्टी इनके पीछे जा रही है। ये जो तमाम जो लोग हैं जो समाज के लिए पिछले 8-10 सालों से, 12-15 सालों से जो अलग अलग सेक्टर में लड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, यही वो लोग हैं जो आने वाले समय में आने वाले कल की नींव रखेंगे। कांग्रेस पार्टी ने पहले लाइन की लीडरशिप खत्म कर दी, अनुशासन नाम की वहां कोई चीज नहीं है। आज की तारीख में भी आज आपने देखा कि आज ही घोषणा हुई यार, तिलकराज बेड़ से लेकर तमाम लोग वहां जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, वहां इस्तीफे देने शुरू हो गए कि भाई हमारी मर्जी से तो जिलाध्यक्ष नहीं बनाया गया। ये अनुशासन जब तक कोई कसने वाला वहां नहीं होगा, आप देखिए क्या भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से लोग खुश हैं, उनके मिनिस्टर से खुश है, उनके मुख्यमंत्री से खुश है। लेकिन वहां एक बात की पाबंदी है कि धामी का बयान भी वहीं से लिख कर आएगा, महेंद्र भट्ट का भी लिख कर आएगा। वहां के विधायक कोई कुछ नहीं बोल सकते, सब विधायकों के मुंह पे ताले हैं। वो मतलब एक अनुशासन भी है और उनकी चाबियां कसी हुई कि आपने इससे बाहर नहीं जा सकते हैं। कांग्रेस उसको डेमोक्रेटिक तरीके से लेती कि भाई हमने लोगों को आजादी दे रखी है, लेकिन इतनी ज्यादा आजादी देगी उस आजादी के चक्कर में उनकी जो है वो बर्बादी हो गई। तो निश्चित रूप से जो उन चेहरों के आप सोच रहे हैं कि चेहरे आएंगे, तो कल तक कोई
जानता था कि भुवन कापड़ी, पुष्कर सिंह धामी जैसे मुख्यमंत्री को हरा देंगे, उन्होंने हराया। ये आपके सामने आया कि हाँ भाई ये पॉसिबल है। ऐसे तमाम चेहरे हमने 2002 से लेकर अभी 2024 के चुनाव तक पूरे देश दुनिया में ये सब होता है, परिवर्तन होता है, लेकिन जो आम जनमानस है वो आपको जरूर देखता है कि जो संघर्ष का समय था, जन मुद्दों को उठाने का जो समय था, आप उस समय जनता के सवाल उठा रहे थे या शाम को धामी जी के यहाँ जाकर अपनी फाइल पे साइन करवा रहे थे। वो सब चीजें अब छुपने वाली नहीं है और निश्चित रूप से इन सारी चीजों का इम्पैक्ट जो है चुनाव में भी देखने को मिलेगा। थैंक यू। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दोनों, गजेंद्र रावत जी, रविंद्र सिंह आनंद जी, मतलब जो जोशी धन्यवाद जुड़े थे लुटेरा जी। अब ये तो कांग्रेस वाले जाने भैया, टीम जो है वो तो कह रहे हैं कि मजबूत टीम बना दी है, ये टीम का तोड़ बीजेपी के पास नहीं है। अब ऐसी टीमें कांग्रेस की कई बार बनी हैं प्रदेश में, लेकिन वो जाते जाते आगे बढ़ते बढ़ते फाइनल में पहुंचते पहुंचते उनकी हालत खराब हो जाती है, उसे टिप्पी गुल हो जाती है और करने वाले उनके अंदर के ही होते हैं, पैर खींचने वाले, टांग खींचने वाले, इधर से उधर बयान देने वाले। लेकिन अब क्या नया होगा, क्या नया होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। अगर आप इस चर्चा को देख रहे हैं, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों। शेयर करा।